हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं मुगल साम्राज्य के समय जो इतिहास लेखन किया गया, इतिहास लेखन के विषय पर। और आपको मुगल साम्राज्य में किताब खाना क्या था, मकतब खाना क्या था, इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुगलों के समय इतिहास लेखन कैसे हुआ, किन मुगल बादशाहों ने अपना स्वयं का इतिहास लिखा या उन्होंने दूसरों से लिखवाया। ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिससे कि हम मुगल साम्राज्य के बारे में सटीक इतिहास, जो प्रमाणिक इतिहास है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं मुगल साम्राज्य में इतिहास लेखन क्यों किया गया। पहली बात यह है कि इतिहास लिखवाया क्यों गया। शासकों के समय में जो इतिहास लेखन था, चाहे वो मुगल काल हो या कोई और दूसरे शासक का समय हो, पहली बात जो इतिहास लेखन होता था, शासकों की उपलब्धि को, जो शासकों की उपलब्धि है उससे लोग परिचित हों, आने वाले समय के लोगों को अपने समय का ज्ञान देना, परिचय कराना। दूसरा, शासकों का एक उद्देश्य होता है कि अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखना और एक ये मैसेज भी देना कि जो उनके विरोधी हैं वो उनके प्रभुत्व के आगे कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनका। एक प्रकार से अपनी शक्ति का, अपनी समृद्धि का, मुगल साम्राज्य हो या कोई अन्य साम्राज्य हो, हर साम्राज्य अपनी शक्ति का, समृद्धि का एक संदेश देना चाहता था। किसको? जो उनके विरोधी होते थे। दोनों सकारात्मक पक्ष तो अच्छी बातों को जनता के सामने रखना कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं, जिससे आने वाले समय के लोग उनको जाने। और दूसरा, एक प्रकार से मैसेज भी देना जो उनके विरोधी हैं कि कोई चाह करके भी शासक का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये शासक की जो पोजीशन है, शासक की जो स्थिति है, जो उसकी समृद्धि है, वो इतनी शक्तिशाली है कि विरोधी एक साथ भी हो जाएं तो भी शासक को वो प्रभावित नहीं कर सकते। तो इन दो उद्देश्यों को लेकर के इतिहास लेखन किया गया। जब पुस्तकें नहीं हुआ करती थी तो लोगों ने शिलालेखों के ऊपर अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में खुदवाया। मुगल काल तक आते आते जो इतिहास लेखन है वो कागजों पर होने लगा, और ऐसी जो पुस्तकें हैं उनको कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि हाथ से कागज बनाया जाता था और उस कागज के ऊपर इतिहास लेखन करने वाले जो सुलेखक होते थे, खुशखत नवीस होते थे, वो लेखन का काम करते थे। और प्रायः पांडुलिपियाँ जो हैं उनको हाथ से तैयार किया जाता था, कई लोग मिलकर के तैयार करते थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी पांडुलिपियों के रूप में, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में इतिहास संरक्षित किया गया। अब जो ये पांडुलिपियों को तैयार करने की जगह थी उसे क्या कहा जाता था, उसको देखिए। पांडुलिपियाँ जहाँ तैयार की जाती थी उस स्थान को क्या कहते थे? दो शब्द हैं, किताब खाना और मकतब खाना। किताब खाना और दूसरा शब्द है मकतब खाना। किताब खाना का अगर हम आज शाब्दिक अनुवाद करें तो इससे लगता है कि वो स्थान होगा जहां किताबें रखी होंगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं पुस्तकालय या लाइब्रेरी, लेकिन ऐसा नहीं था। किताब खाना मुगल काल में उस स्थान को कहते थे जहां पांडुलिपियां तैयार की जाती थी और उन पांडुलिपियों को संग्रहित भी किया जाता था। मतलब पुस्तकों को तैयार करने का काम, लेखन का काम और संग्रह दोनों यहां होता था। और मकतब खाना क्या था? वो स्थान जहां दूसरी पुस्तकों को अनुवादित किया जाता था। इसको आप कह सकते हो अनुवाद खाना। मुगलों के समय में बहुत सी ऐसी पुस्तकें जो हिंदू धर्म की थी या दूसरे अन्य विषयों की थी, उन विषयों की पुस्तकों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। तो ऐसी पुस्तकें जहां ट्रांसलेशन का काम होता था
उसको कहते थे मकतब खाना। तो अंतर समझ में आ गया, किताब खाना और मकतब खाना क्या था। अब जो पुस्तकें लिखी जाती थी, जो कि पांडुलिपियों के रूप में थी, कागज हाथ से बनाया जाता था, हाथ से बना कागज होता था, आज की तरह का साफ सुथरा और चिकना कागज नहीं होता था, हाथ से बनने कागज का इस्तेमाल होता था। तो ऐसे लोग जो हाथ से कागज बनाने में कुशल थे, उनकी सेवाएं ली जाती थी। ऐसे कारीगर कागज तैयार करते थे, इनका काम होता था कागज तैयार करना, इनको कागजी कहते थे। कागज जब बन करके तैयार होता था तो बने हुए कागज को चमकाने का काम किया जाता था, जिससे उसमें एक चमक आ जाए, ग्लेज आ जाए। तो ऐसे लोग कहलाते थे कोफ्तगर। दूसरा काम था कागज को चमकाना, उसकी फिनिशिंग करना, जिससे कि उस पर लिखा जा सके, तो वो कहलाते थे कोफ्तगर। अब कागज तैयार हो गया, चमक करके लिखने के लिए तैयार हो गया, अब उस पर लिखने का काम होता था। तो ऐसे लेखक जिनकी लेखनी बहुत अच्छी होती थी, सुलेखक या खुशखत नवीस, जो ऐसे सुलेखक होते थे, खुशखत होते थे, उनको कहा जाता था खुशखत नवीस। तो तीसरा लेखन का काम, लेखन करने वाले खुशखत नवीस उल लिखते थे। और मुगल काल में जो पुस्तकें लिखी गई, उनमें छोटे छोटे ऐसे लघु चित्रों का भी प्रयोग किया गया, चित्र भी बनाए गए, क्योंकि किताबों में जो विषय है, उस विषय को चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। किताबों के सौंदर्य को भी चित्र बढ़ाने वाले होते हैं, तो किताबों के सौंदर्य को चित्र बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ विषय वस्तु को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन देते हैं। जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, अगर वो चित्र के माध्यम से भी समझना चाहे तो चित्र के दृश्य को देख करके भी बहुत कुछ समझ सकता है। तो ऐसे दृश्य चित्रों का भी बीच बीच में निर्माण करके किताबों के साथ जोड़ा गया। तो चौथा व्यक्ति होता था वो जो किताब के लेखन में अपनी सेवाएं देता था, चित्रकार। चित्र बनाने वाले, ऐसे लघु चित्र बनाए जाते थे, उनको ऐसे चित्रकार चित्र बनाते थे। और पांचवा व्यक्ति जो पुस्तक को तैयार करने का, पांडुलिपि को तैयार करने का काम करता था, उसे कहते थे जिल्द साज। जो जिल्द साजी करता था, जब पुस्तक तैयार होती थी तो उसको जिल्द के रूप में जिल्द साज करता था। तो इस तरह से पुस्तक तैयार होती थी। तो पांडुलिपि को तैयार करने में इन 5 लोगों का बड़ा योगदान होता था। इस प्रकार पुस्तक बन करके तैयार होती थी। मैंने बताया कि जो ऐसे लघुचित्र थे, जो पुस्तकों के सजाने के लिए, पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, विषय वस्तु के निरूपण के लिए जो ऐसे चित्र बनाए गए, ऐसे चित्रों को बनाने का काम दरबार के चित्रकार करते थे। और अलग अलग चित्रकार अलग अलग चित्रों को बनाते थे। लिखने वाला जब किताब लिखता था तो कुछ जो पेज होते थे, उन पेजों को खाली छोड़ देते थे। उन खाली पेज पर चित्रकार चित्र बनाते थे, जिससे कि विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझा जा सके। और इस प्रकार किताब तैयार होती थी। जो लिखने वाले थे वो उस समय किस प्रकार से लिखते थे? लेखन का काम सरकंडे की कलम से होता था। आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो लिखने का काम हाथ से होता था, सरकंडे की कलम से। सरकंडे की कलम होती थी और इस कलम को दवात में डुबो डुबो करके स्याही से लेखन का काम होता था। और इस सरकंडे की कलम में जो नोक होती थी, उसको आगे नुकीला बनाया जाता था। उसमें नोक को फाड़ भी दिया जाता था, जिससे कि वो इंक को सोख सके। और इस प्रकार उस कलम को बार बार दवात में डुबो करके
लेखन का काम होता था। तो सरकंडे की कलम से लेखन होता था। अब लिखने की जो शैली थी, जो किताबों को लिखा जाता था, वो एक विशेष शैली में लिखी जाती थी। उस शैली को जो अकबर बहुत ज़्यादा पसंद करता था उसे कहते थे नस्तलिक शैली। कई बार बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नस्तलिक शैली क्या थी। नस्तलिक शैली अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। इस शैली में क्या होता था, सरकंडे की कलम से अक्षरों को सपाट और प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। आप नस्तलिक शैली का एक चित्र देखें, सामने आपके नस्तलिक शैली का एक चित्र है। पर्शियन के जो अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उनको बहुत नुकीले ढंग से लिखा गया है। जरा देखिए आप, नस्तलिक शैली में जो अक्षर हैं उनको सपाट और प्रवाही ढंग से लिखते थे। ये लेखन की एक ऐसी शैली थी जो अकबर की पसंदीदा शैली थी। लगता था कि अक्षरों में गति है, तो इस प्रकार से किताबों को लिखते थे। और साथ साथ उसके जो पेज होते थे, उन पेजों के ऊपर हाशिए में ऐसे बेलबूटे या चित्रों का निर्माण भी होता था। ओके, तो इस प्रकार से लेखन को आगे बढ़ाते थे। जब चित्रों का निर्माण किताबों में किया जाने लगा, तो चूंकि इस्लाम में चित्र बनाना वर्जित है, किसी भी जीवित प्राणी का चित्र, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो किसी पशु पक्षी का चित्र है, जानवर का चित्र है, तो चित्र की मनाही है। जब ऐसे लघुचित्र बनाए गए, तो जो उलेमा वर्ग था, ऐसे जो रूढ़िवादी मुसलमान थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया, खास करके उलेमा वर्ग ने। उलेमाओं ने चित्रों का विरोध किया और उन्होंने संदर्भ दिया कि कुरान में ऐसा कहा गया है कि चित्रों का निर्माण वर्जित है। उनका मानना था कि चित्र या जो सृजन है, ये एक प्रकार से खुदा की ताकत है। निर्माण करने की शक्ति कुरान के अनुसार केवल खुदा के पास है, और चित्रकार अगर ऐसे चित्रों को बनाता है तो एक प्रकार से खुदा की शक्ति को प्राप्त करने की उसकी कोशिश है, जो कि गलत है। लेकिन अकबर ने, अबुल फजल ने, ऐसे जो विरोधी थे, जो उलेमा थे, उन्होंने संतुष्ट किया और उनको समझाया कि जो चित्रकार है कितना भी सुंदर चित्र क्यों न बना दे, लेकिन उसमें वो जीवन नहीं दे सकता। तो इस प्रकार चित्रकार तो चित्र के माध्यम से ईश्वर को, खुदा को और अच्छी तरीके से समझ सकता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं उससे श्रेष्ठ है। ईश्वर का सृजन बोल सकता है, ईश्वर के सृजन में जीवन है। चित्रकार कितना भी सुंदर चित्र क्यों न बना ले, उसमें जीवन नहीं दे सकता। तो इस प्रकार चित्रकार ईश्वर की शक्ति को नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसको समझने की कोशिश कर रहा है। और इस आधार पर रूढ़वादियों को, उलेमाओं को उन्होंने संतुष्ट किया, विरोध करने वाले लोगों को उन्होंने अच्छी तरह से कन्विंस किया, और अबुल फजल के द्वारा इस प्रकार विरोधियों को शांत करके ऐसे चित्रों का निर्माण पुस्तक के चित्रण में और दरबारी व्यक्तियों के चित्रों के निर्माण भी होने लगा। ऐसे बहुत से चित्रकार मुगल दरबार में राजस्व प्राप्त थे, और लेखन कला के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। और इस चित्रकला के विकास की कहानी को भी थोड़ा समझ लीजिए। अकबर के समय चित्रकला विधिवत विभाग की स्थापना हुई, लेकिन चित्रकला की जो शुरुआत थी वो हुमायूं के समय हो चुकी थी। याद करिए, हुमायूं जब शेरशाह सूरी जो अफगान शासक था उसे पराजित हो गया और वो भारत छोड़ करके उसको भागना पड़ा। भारत छोड़ करके वो 15 वर्ष ईरान के सफाविद शासकों के यहाँ शरण लेकर के रहा। तो जब वो ईरान से वापस आने लगा 1555 ईस्वी में, तो अपने साथ वो बहजाद, जो ईरान का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, बहजाद के 2 शिष्यों को भी भारत लाया। बहजाद के वो 2 शिष्य थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इन 2 चित्रकारों को वो अपने साथ दरबार लाया, और उसने सफाविद वंश के शासकों की भांति मुगल दरबार में भी चित्रकला की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन चूंकि उसको समय कम मिला, तो बाद में हुमायूं के बाद अकबर ने
विधिवत चित्रकला विभाग की स्थापना की और ख्वाजा अब्दुल समद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में व्यक्ति चित्र बनाए गए, दरबार के चित्र बनाए गए, तरह तरह के बेल बूटे और ऐसे सौंदर्य को बढ़ावा देने वाले चित्र बनाए गए। पुस्तक को भी चित्रित करने का काम चालू हो गया, जो आगे चल करके और परवान चढ़ा। जहांगीर के समय में तो चित्रकला अपने पूरे उरोज पर थी, पूरे चरम शिखर पर चित्रकला का विकास हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस समय कौन सी पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों के लेखक कौन थे उसके विषय में, जिससे कि इतिहास लेखन का क्रम मजबूत हुआ। मित्रों, मुगलों के समय इतिहास लेखन का जो प्रारंभ है वो बाबर के समय से हो जाता है। बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ये बाबरी। बाबर चूंकि तुर्किस्तान का रहने वाला था, उसकी भाषा तुर्की थी, तो उसने अपनी पुस्तक को तुर्की में लिखा है। ये तुर्की भाषा में। बाबर बहुत अच्छा योद्धा भी था, बड़ी उसने विजय भी की, लेकिन बाबर बहुत अच्छा विद्वान और लेखक भी था। उसने तुजुक बाबरी भी लिखी, कुछ कविताएं भी लिखी, उस कविता का संग्रह भी है और उस कविता की एक विशेष शैली है। जो उसकी कविताएं हैं उनको मुबाय्यान कहते हैं। ये कविता की विशेष शैली है। तो उसका दीवान है, जो कविता संग्रह है उसको दीवान कहते हैं। तो बाबर की तुजुक बाबरी कविता संग्रह जो दीवान के रूप में है। तो बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी तुजुक बाबरी, उसमें भौगोलिक दृश्यों का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है। जब बाबर भारत आता है तो उसने भारत के विषय में भी लिखा है। बाबर प्रकृति से बहुत प्रभावित था, तो नदी नाले, पर्वत, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। जो समाज की स्थिति है उसका वर्णन भी उसने अपनी पुस्तक में किया है तुजुक बाबरी में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर के बाद जो उसका पुत्र हुआ हुमायूं को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए उसने अपने समय का इतिहास नहीं लिखा। उसके समय का इतिहास अकबर के समय में गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने पुस्तक लिखी, वो पुस्तक अकबर के समय में लिखी गई और उस पुस्तक का नाम है हुमायूंनामा। ये फारसी भाषा में। हुमायूं जब 15 वर्षों के लिए निर्वास पे चला गया और ईरान में रहा, तो जब अपने निर्वास के बाद वो भारत वापस लौटा, तो ईरान से जो कलाकार थे, जो बहुत अच्छे विद्वान लेखक थे, उनको भी अपने साथ हो लाया। और उसके बाद अकबर के समय तक आते आते भारत की जो राजकीय भाषा थी, मुगलों के शासन की भाषा थी, वो पर्शियन बन गई। फारसी भाषा व्यवहार में आने लगी और राजकीय भाषा भी के रूप में भी इसका प्रयोग होने लगा। फारसी पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां दी गई। तो गुलबदन बेगम ने जो अपनी पुस्तक लिखी वो पर्शियन में, अकबर के समय में इसको लिखा गया। जब अकबर ने अकबरनामा लिखने के लिए अबुल फजल से कहा, तो हुमायूं के समय का इतिहास लिखने के लिए उसने गुलबदन बेगम से कहा कि चूँकि आपने उस समय के हुमायूं के समय का समय देखा है, तो आप उस समय का इतिहास लिखें। तो गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा लिखा, उसमें विशेष करके हरम के बारे में, अकबर के समय में जो इतिहास लेखन हुआ, अकबर चूँकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत कम समय उसको मिला था, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में वो शासक बन गया। तो ऐसी स्थिति में उसने अपने समय का इतिहास अपने मित्र अबुल फजल से लिखवाया। अबुल फजल ने लिखा और उस पुस्तक को हम कहते हैं अकबरनामा। ये 3 वॉल्यूम में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में। अकबरनामा में जो इतिहास लेखन हुआ, अकबर के जीवन काल
के प्रारंभ से, उसके बहुत पहले से लेकर के अकबर के जीवन काल के 1601 वर्ष, 46वें वर्ष तक, अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष, अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में, लेकिन अकबरनामा में हमें केवल 1601 ईस्वी तक का इतिहास प्राप्त होता है। क्योंकि हुआ क्या कि अबुल फजल की 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा हत्या कर दी गई। तो जब अबुल फजल की हत्या कर दी गई तो अकबरनामा में आगे का इतिहास नहीं लिखा जा सका। बहरहाल इस पुस्तक में जो पहला वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम में आदम से लेकर के अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष तक का इतिहास है पहले वॉल्यूम में। अकबरनामा का जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें 31वें वर्ष से लेकर के 46वें वर्ष, मतलब 1601 ईस्वी तक का इतिहास लेखन किया गया है। और जो तीसरा वॉल्यूम है उसे कहते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के प्रशासन, कैसे प्रशासन चलता था, कौन कौन से सूबे थे, प्रशासनिक अधिकारी कौन थे, इस सब का डिटेल है। अकबर के समय के संपूर्ण प्रशासन को समझने के लिए आईने अकबरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा की 3 जिल्दें हैं, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द और तीसरी जिल्द। ओके। अकबर के बाद जहांगीर हुआ। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, तुजु के जहांगीर। इस चीज को याद रखिएगा कि हुमायूं के बाद से जो भी पुस्तकें लिखी गई वो सब पर्शियन में लिखी गई, क्योंकि दरबार की भाषा फारसी हो चुकी थी। तो तुजु के जहांगीरी भी पर्शियन भाषा में है, फारसी भाषा में है। इसे स्वयं जहांगीर ने लिखा। जहांगीर के बाद शाहजहां का समय है। शाहजहां के समय का इतिहास लेखन अब्दुल हमीद लाहौरी जो दरबारी इतिहासकार थे, इन्होंने लिखा और इस पुस्तक का नाम है बादशाहनामा। बादशाहनामा की भी 3 जिल्दें हैं। जिल्द का मतलब वॉल्यूम। शाहजहां का समय 30 वर्ष का था। 30 वर्ष के शासनकाल को 10-10 वर्षों में बांट दिया है। तो पहले 10 वर्ष का शासन पहले वॉल्यूम में है, दूसरे 10 वर्ष का शासन का इतिहास दूसरे वॉल्यूम में है, और तीसरे 10 वर्षों का इतिहास तीसरी जिल्द में है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पहली जिल्द और दूसरी जिल्द, इसको तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा और इसको संशोधित करने का काम वजीर सादुल्ला खां ने किया। वजीर सादुल्ला खां ने इसको संशोधित किया। मुगल काल में जो किताबें लिखी जाती थी उनका बार बार संशोधन होता था, बिल्कुल सटीक प्रमाणिक जानकारी जाए, इसलिए उस पर विशेष ध्यान रखा जाता था। और इतिहास लेखन की विशेषता थी, जो किताबें लिखी जाती थी इनको पढ़ करके दरबार में सुनाया जाता था। अबुल फजल ने जब अकबरनामा लिखा तो उसकी भाषा ऐसी थी जो बहुत ही अलंकृत थी और काव्यमयी थी, जिसको कि ऊंचे स्वर में पढ़ करके सुनाया जा सके। तो लेखन शैली की विशेषता थी कि काव्यात्मक तरीके से लिखा जाता था। ऐसा लेखन था जिसको कि जोर से पढ़ करके सुनाया जाए तो उसमें लय हो, और बार बार संशोधन होता था। अकबरनामा में 5 बार संशोधन हुए। 5 बार संशोधन होने के बाद 13 वर्षों के लेखन के बाद वो पुस्तक तैयार हुई। इसी तरह अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो पुस्तक लिखी उसके पहले 2 वॉल्यूम को वजीर सादुल्ला खां ने संशोधित किया। चूँकि अब्दुल हमीद लाहौरी बूढ़े थे, उनकी एज हो चुकी थी, तो वो लेखन में
थोड़ा अशक्त हो गए, तो थर्ड वॉल्यूम जो है उसको वारिस ने पूरा किया। बादशाहनामा की जो तीसरी जिल्द है, इसको ये भी दरबार के इतिहासकार थे, इन्होंने इसको पूरा किया। ओके, तो इस तरह शाहजहां के समय की पुस्तक ये तैयार हुई इतिहास लेखन की, जिसमें शाहजहां के समय का प्रमाणिक इतिहास मिलता है। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब के समय का जो इतिहास है वो आलमगीरनामा पुस्तक के रूप में प्राप्त होता है। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद कासिम इसके लेखक हैं। मिर्जा मोहम्मद कासिम, इन्होंने आलमगीरनामा के नाम से औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा। ओके, तो इस तरह से बाबर से लेकर के औरंगजेब तक या तो इन बादशाहों ने स्वयं अपना इतिहास लिखा या इन्होंने लिखवाया, और ये पुस्तकें मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में एक प्रामाणिक स्रोत ग्रंथ है। मुगल शासनकाल में जो मकतब खाना था, जहाँ की किताबों को अनुवादित किया जाता था, तो ऐसी कौन सी किताबें वहाँ अनुवादित की गई, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मुगलों के समय महाभारत और रामायण, ये जो दो संस्कृत में हिंदू धर्म के महाकाव्य थे, इनका अनुवाद किया गया। अकबर ने इसका अनुवाद कराया। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा, रज्मनामा का अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक, इस नाम से इसको पर्शियन में अनुवाद किया गया, और नकीब खां ने इसको अनुवादित किया। फैजी ने इसको पद्य के रूप में लिखा। तो नकीब खां और अबुल फजल के भाई थे फैजी, अकबर के नौरत्नों में थे, इन्होंने उसको पद्य के रूप में रज्मनामा को लिखा। इसी तरह रामायण का अनुवाद, रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर वनायूनी ने किया। अब्दुल कादिर वनायूनी ये अकबर के समय में इतिहासकार थे। इसने एक पुस्तक को और भी अनुवादित किया, सिंहासन वतीसी कहानियों की पुस्तक है। उस पुस्तक को पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम भी वनायूनी ने किया। सिंहासन वतीसी, यह पुस्तक अनुवादित की गई। शाहजहां के समय में शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, उसने संस्कृत के जो उपनिषद थे उन उपनिषदों का अनुवाद कराया, स्वयं किया। वो दारा शिकोह विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था, उसने जो उपनिषद थे उपनिषदों का अनुवाद किया। तो इस तरह हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ थे, कहानियों की पुस्तक थी, इनको अनुवाद करने का काम मकतब खाने में किया गया। शाहजहां के समय का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है शाहजहांनामा, उसको किसने लिखा? शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। इसको भी ध्यान में रखिएगा। शाहजहांनामा ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इनायत खां ने इसे लिखा था। कभी कोई पूछ ले कि शाहजहांनामा लेखक इनायत खां और बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इस प्रकार से किताबों को लिख करके जो स्रोत जानकारी थी उसको इकट्ठा किया गया और प्रामाणिक जानकारी सुरक्षित रहे, इसका बड़ा ध्यान रखा गया। आईने अकबरी जो है, इसके संबंध में मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूं। अकबरनामा के 3 जिल्दें हैं, आपने देख लिया। जो तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, उसके 5 भाग भी हैं। आईने अकबरी को और अगर हम डिटेल से पढ़ें तो आईने अकबरी के 5 भाग हैं। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के भौगोलिक जानकारी, प्रांतों के बारे में, मुगल दरबार के बारे में, सेना के बारे में, राजस्व के बारे में, मतलब मुगल प्रशासन की पूरी होलिस्टिक जानकारी आईने अकबरी में प्राप्त होती है। तो आईने अकबरी के और भी 5 भाग हैं। आईने अकबरी का जो पहला भाग है
उसे कहते हैं मंजिल आबादी, दूसरी है सिपह आबादी, तीसरा है मुल्क आबादी, और जो चौथा भाग है उसमें अकबर के समय में जो मुगल साम्राज्य था विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक रीति रिवाज और पर्वों का वर्णन है, और पांचवें भाग में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह है। तो आईने अकबरी की 5 जो सब क्लासिफिकेशन है वो है। मंजिल आबादी में जो शाही राज दरबार है, जो दरबार के लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं, उनके बारे में जानकारी है, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, जो राजमहल है उसके अंदर के बारे में सारा जो है पूरा विवरण प्राप्त होता है। और इसी तरह सिपह आबादी में जो दरबार के बड़े बड़े मनसबदार थे, ऐसे बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी थे, उनके बारे में, कवियों और विद्वानों के बारे में, उनकी जीवनियाँ, इसका वर्णन सिपह आबादी में है। और जो मुल्क आबादी है, मुल्क आबादी में सामान्य लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें मुगल प्रांतों के बारे में भी उस समय 12 मुगल प्रांतों की जानकारी इस भाग में दी गई है। उन प्रांतों से कितना कितना राजस्व इकट्ठा होता था, कौन से जिले थे, कौन से परगने थे, किस परगने और जिले में कितनी ज़मीन है जिस पर खेती होती थी और कितना राजस्व इकट्ठा होता था, कितने ज़मींदार थे, उन ज़मींदारों की जातियाँ क्या थी, इस सब का उल्लेख बहुत तफसील से दिया गया है। जो चौथा भाग है उसमें सांस्कृतिक रीति रिवाजों का संग्रह है, और 5वें में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह है। तो इस प्रकार जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उनमें सारी जानकारी को बहुत तफसील से दिया गया और प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास किया गया, और इसीलिए इतनी सटीक जानकारी इन ग्रंथों से हमको प्राप्त होती है। और मुगल इतिहास के बारे में आज भी हम इन स्रोतों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें क्या भेजेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। धन्यवाद।